वर्षों से बंद पड़ा था वह भूतिया मकान। विनय के पापा से लेकर दादाजी तक ने उसको यूं ही बंद देखा था। उसके बारे में प्रचलित था कि उस मकान में भटकती हुई रूहें हैं, एक नहीं बल्कि बहुत सारी। दिन हो या रात डर के मारे कोई भी उसके पास नहीं जाता था। खौफ का आलम यह था कि उसके आसपास तक कोई मकान नहीं था। बहुत बड़ा हवेली नुमा मकान अब जर्जर हालत में हो चुका था। एक बार कुछ शराबी उस मकान में शराब पीने के वास्ते चले गए थे, जिनमें से एक तो पागल ही हो गया था और बाकी किसी तरह चिल्लाते हुए जान बचाकर उससे बाहर भागे थे। तब से और भी ज़्यादा दहशत का माहौल बन गया था। मगर विनय गांव का एक इकलौता ऐसा आदमी मालूम पड़ता था जिसको उस बंद मकान से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। कई बार उसका मन चाहा कि मकान के भीतर जाकर देखे कि हकीकत क्या है, या फिर यूं ही मिथ्या कहानियां जोड़ ली गई हैं। वह गांव की ही एक लड़की सौम्या से बहुत प्यार करता था। वह भी विनय जैसे बाकी नौजवान से प्यार करती थी, मगर दोनों छिप छिपाकर आपस में मिलते थे। एक बार सौम्या की मां ने उसको साथ में बैठे हुए पकड़ लिया था। तब से घर वालों ने सौम्या पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। वह उसको अकेले बाहर भी नहीं जाने देते थे। ऐसा नहीं था कि विनय पर डांट न पड़ी हो। उसके माँ बाप ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि वह आगे से सौम्या से कभी नहीं मिलेगा। सौम्या के घर वाले अब उसकी शादी करके उसे सदा सदा के लिए विनय से दूर कर देना चाहते थे। मगर जहाँ प्यार बसा हो वह दिल कब जमाने की जंजीरों से बंध पाया है। एक दिन विनय ने सौम्या को फ़ोन करके रात के अंधेरे में घर से बाहर बुला लिया। उसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहां उन पर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। उसने दोनों के मिलने के लिए जो जगह चुनी उसे सुनकर कांप गई थी वह, क्योंकि विनय उसे लेकर भूतिया मकान में जाना चाहता था। क्योंकि उसकी नज़र में उन दोनों के मिलने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं थी, और डर के मारे वहां उनको ढूंढने कोई नहीं आएगा। सौम्या वहां नहीं जाना चाहती थी, मगर विनय के कहने पर वह राजी हो गई। दोनों एक दूजे का हाथ पकड़े उस भूतिया मकान के गेट पर पहुंचे। उसी पल ऊपरी मंजिल पर मौजूद कमरे की टूटी खिड़की में से एक बदसूरत और डरावनी चुड़ैल उनको इस तरह देख रही थी जैसे मौका मिलते ही उनको कच्चा चबा जाएगी। उसने एक हाथ से छोटी सी बच्ची की उंगली पकड़ रखी थी। बच्ची ने कहा, माँ, क्या वे दोनों हमारा शिकार बनेंगे? कुछ जवाब देने के स्थान पर उस चुड़ैल ने उस बच्ची को एकदम से ऊपर उठाया और उसकी गर्दन में अपने पैने दांत गाड़ दिए। बच्ची की दर्दनाक चीखें वहां गूंज उठी। यह चीखें आगे बढ़ते विनय और सौम्या के कानों में भी पड़ी। सौम्या कांपती हुई विनय से बोली, अंदर मौत हमारा इंतजार कर रही है विनय, हमको यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। उस भूतिया मकान का मेन गेट काफी बड़ा और लोहे का बना था, जिस पर जंग लगकर उसका रंग काला पड़ चुका था। काफी समय पहले उस पर लगा ताला भी टूटकर कहीं गिरकर गुम हो गया था, मगर इतने सालों बाद भी गेट किसी तरह टिका हुआ था। विनय ने उसे थोड़ा धकेला तो वह खुल गया। वह सौम्या का हाथ थामे भीतर प्रवेश कर गया था। अंदर का नज़ारा ठीक वैसा ही था जैसे सभी भूतिया स्थानों का होता है। झाड़ झंखाड़ चारों तरफ उग कर काफ़ी लंबे हो गए थे। यह जगह कभी इस जगह का बगीचा रहा होगा। आगे बढ़ते हुए विनय ने फ़ोन की टॉर्च जला ली और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पर सांप बिच्छू आदि का खतरा हो सकता था। सौम्या की नज़रें इधर उधर घूमते हुए उस जगह का जायजा ले रही थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों चलते हुए मकान के कमरों वाले हिस्से में पहुंच चुके थे। वहां कम से कम 10 कमरे मौजूद थे और ऊपरी मंजिल पर भी कम से कम 5 या 6 कमरे मौजूद रहे होंगे। दरवाजे नाम मात्र के बचे थे, लगभग टूटकर झूल रहे थे। कुछ एक कमरे तो बिल्कुल ही गायब थे। उनमें से एक कमरे का टूटा दरवाज़ा धकेलकर जब विनय ने अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो सौम्या डरी हुई सी कह उठी, ये सब ठीक नहीं है विनय, मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है।
हमें वापस लौट जाना चाहिए। विनय ने उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में झांका और कहा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है सौम्या? फिर से निरुत्तर हो गई वह और उसका हाथ थामकर अंदर की राह ली। अंदर पहुंचते ही उनको एक तेज बदबू सी महसूस हुई, क्योंकि वर्षों से इस घर को किसी ने खोला नहीं था, इसलिए सीलन और बदबू हर तरफ महसूस हो रही थी। छोटी ईंटों का बने इस घर की दीवारों का प्लास्टर लगभग उधड़कर नीचे गिर चुका था। फर्श के स्थान पर टूटा फूटा और गड्ढों से भरी जमीन मौजूद थी। घर का जर्रा जर्रा उसकी वीरानगी का गवाह था। हर कमरे में मकड़ियों के जाले और छछूंदरों का राज था। कुल मिलाकर वह स्थान इतना उजाड़ और मनहूस लग रहा था कि कोई भी वहां पर आना पसंद ना करे। मगर विनय क्या सोचकर यहाँ आया, यही सवाल सौम्या के दिमाग में चक्कर काट रहा था। उसने विनय से पूछ ही लिया, अगर गांव वाले और घर वाले हमें मिलते हुए देख लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेते? हमें पीट देते, गालियाँ देते, मगर यहाँ तो हमारी जान पर ही बन आएगी। तुम किस मिट्टी के बने हुए आदमी हो जिस घर से पूरा गांव थर थर कांपता है? तुम उसी? बात अधूरी रह गई उसकी और उसके स्थान पर मुख से चीख निकल गई। विनय ने उसको सीने से लगाते हुए पूछा, क्या हुआ? वहाँ कोई बूढ़े से आदमी का साया हमें घूर कर देख रहा था, अभी अभी गायब हो गया है। उसने कांपते होठों से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है सौम्या। विनय ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, यह तुम्हारा वहम है, जैसा सोचोगी वैसा ही दिखाई देगा। मगर विनय की इस दलील से कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा उसके ऊपर। एक टूटे फूटे पलंग पर उसको बिठाते हुए विनय ने कहा, तुम जानना चाहती हो कि मैं तुमको यहाँ क्यों लाया हूँ? तो सुनो, हम दोनों का यहाँ आना बेमतलब और बेमकसद नहीं है। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन अभी हमें कुछ देर यहाँ रहकर एक दूसरे के प्यार में खो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है जो हमारे प्यार के बीच में बाधा डाल सके। कुछ देर के बाद सौम्या और विनय एक दूसरे में यूं खो गए कि उनको ये सुध बुध ही ना रही कि वे एक डरावनी जगह पर हैं। उनको प्यार में डूबकर वह भयावह दृश्य नजर ही नहीं आया जो उनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी होता। जिस कमरे में वे रुके थे उसकी खिड़की से एक बुढ़िया जो काफ़ी डरावनी थी उन दोनों को घूर कर देख रही थी। उसके कमज़ोर से दिखने वाले हाथों में एक खून से सना गंडासा था जिसके लहू को वह अपनी जीभ से चाट रही थी। तभी एक अंग्रेज आया और उसने आकर उस महिला का गला पकड़ लिया। वह चीखी और चिल्लाई। उसकी चीख से सौम्या दहल गई। विनय ने भी यह आवाज़ सुनी थी। वे दोनों आवाज़ की दिशा में भागे और वहाँ का नज़ारा देखकर सौम्या फिर से चीख पड़ी और विनय से लिपटकर थर थर काँपने लगी, क्योंकि दृश्य ही कुछ ऐसा था। चुड़ैल जैसी दिखती उस बुढ़िया का एक अंग्रेज ने आकर गला दबोच लिया और उस बुढ़िया के हाथ से गंडासा छूटकर नीचे गिर पड़ा। ठीक उसी पल उस आदमी ने गंडासा उठाकर बुढ़िया की गर्दन उड़ा दी। विनय और सौम्या इस भयावह दृश्य को देखकर वहां से भागे। सचमुच यहाँ आकर गलती कर दी मैंने। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। भागो यहाँ से। चिल्लाता हुआ वह सौम्या को लेकर बाहर की तरफ भागा, मगर वह तब हैरान रह गया जब उसे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिला। जैसे मार्ग से वे दोनों अंदर दाखिल हुए थे वैसे रास्तों का जाल सा बिछा था वहाँ। अब वे किस तरफ जाएं, क्या करें, यही सवाल उन दोनों के सामने आकर खड़े थे। विनय हैरान था कि कहीं यह कोई सपना तो नहीं। उसने अपने हाथ पर चिकोंटी काटी तो उसे दर्द का एहसास हो गया। यानी यह हकीकत थी, कोई बुरा सपना नहीं। यह घर है या कोई तिलिस्म। अभी वह ये सब सोच ही रहा था कि बुढ़िया का कटा सर लिए वह अंग्रेज उनके सामने आकर खड़ा हो गया। दूसरे हाथ में खून से सना गंडासा मौजूद था।
और वह उनकी तरफ वहसी अंदाज में देख रहा था। सौम्या गस खाकर गिरने ही वाली थी कि तभी उसे विनय ने अपनी मजबूत बाजुओं में थाम लिया। उसके एक हाथ में खून से सना गंडासा मौजूद था और उसके सामने था विनय, जिसने बेहोश सौम्या को अपने बाजुओं में थाम रखा था। उसके शरीर में भय की एक लहर सी दौड़ गई। मौत उसके सामने साक्षात नाच रही थी। वह बेहोश सौम्या को लेकर कहीं भाग भी नहीं सकता था। अगले ही पल वहसी अंग्रेज का रक्त रंजित गंडासा हवा में घूमा। उसका निशाना थे विनय और सौम्या, मगर विनय और सौम्या को छू भी न पाया वह गंडासा, क्योंकि उसको एक हाथ ने बीच हवा में ही पकड़ लिया था। एकाएक हुए इस घटनाक्रम ने विनय को भी हैरान कर दिया। उसे इस बात का कतई आशा नहीं थी कि कोई यहाँ भी उनका मददगार हो सकता है। उसने गंडासा पकड़ने वाले की तरफ देखा तो एक बार तो वह भी सिहर उठा। आधा जला हुआ चेहरा, लंबे लंबे और टेढ़े मेढ़े दांत जिनसे लहू टपक रहा था, और सबसे विचित्र बात तो यह थी कि उसका कमर के नीचे का हिस्सा गायब था। उसका बचा हुआ जिस्म हवा में लहरा रहा था। उसने एक झटका सा दिया और अंग्रेज के हाथ में थमा गंडासा छूटकर उसके हाथ में आ गया। अब तक तो वह अंग्रेज खूंखार नजर आ रहा था। अगले ही क्षण वह भीगी बिल्ली की तरह डर कर वहां से पलटकर भागने लगा, मगर यह सब इतना आसान नहीं होने वाला था। पिशाच ने बेरहमी से वह गंडासा उसकी पीठ में घुसा दिया। खच की आवाज के साथ गंडासा आधे से ज़्यादा उसकी पीठ में धंस गया। किसी भैंसे की तरह डरता हुआ वहीं ढेर हो गया वह अंग्रेज, और वह स्थान खून से लाल हो गया। यह सब देखकर जड़ हो गया था विनय। उसके सामने सब कुछ इतनी तेजी से घट रहा था कि वह हैरान परेशान हो चुका था। डर उसके दिलो दिमाग पर हावी हो चुका था। उसने पिशाच से कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? उसने घबराई सी आवाज में पूछा। वर्षों पहले मैंने अपना जिस्म छोड़ने के साथ ही अपना सांसारिक नाम भी छोड़ दिया था। इस भूतों की दुनिया में अब मुझे पिशाच कहते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिलो दिमाग में सैकड़ों सवाल उमड़ घुमड़ रहे होंगे, जैसे वह बुढ़िया कौन थी, इस अंग्रेज ने उसको इतनी बेरहमी से क्यों मारा, इसके बाद मैंने इस अंग्रेज को क्यों मारा, तुमको क्यों बचाया। विनय उसकी बात से हैरान रह गया कि यह इतना कुछ कैसे जानता है। तो सुनो, मैंने तुमको बिल्कुल नहीं बचाया है, बल्कि अपने उस प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटाया है जो मेरे शिकार का शिकार करना चाहता था। मेरा शिकार यानी कि तुम दोनों, कुटिल मुस्कान के साथ बोल रहा था वह। पहली नज़र में ही मुझे यह लड़की भा गई थी। आज से ठीक 2 दिन बाद अमावस्या की अंधेरी काली रात में मैं इसका खून चूसूंगा और इसे सांसारिक शरीर से मुक्त करके अपने दिल की रानी बनाऊंगा। ये कह के वो पिशाच जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से विनय का दिल बैठ रहा था। हर पल नया खौफ, हर पल नए दुश्मन। उसका दिमाग जैसे साए साए कर रहा था। इस शैतान के इरादे सौम्या के प्रति कितने खतरनाक थे, यह सोचकर विनय के पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ रही थी। अब जा रहा हूँ मैं यहाँ से, मगर सिर्फ कुछ समय के लिए, लेकिन फिर आऊँगा मैं। यह कहकर उसका आधा अधूरा जिस्म वहाँ से ओझल हो गया। विनय ने जल्दी से सौम्या के बेहोश जिस्म को अपनी गोद में उठाया और वहाँ से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने लगा। उसे काले साए लहराते दिखाई दे रहे थे, जिनकी आंखें अंगारों सी दहक रही थी। कुछ चीख चिल्ला रहे थे तो कुछ हंस रहे थे, कुछ उसके आगे पीछे घेरा सा बनाए भी चल रहे थे। विनय धड़कते दिल से आगे बढ़ता जा रहा था, मगर बाहर निकलने का कोई मार्ग विनय को सुझाई नहीं दे रहा था। चलते हुए वह एक बड़े हॉल नुमा कमरे में पहुंच गया था, जहां पर कुछ प्रकाश मौजूद था। दीवारों पर बहुत सी तस्वीरें लगी हुई थी, जो अब इतनी काली सी हो गई थी कि उनमें मौजूद लोगों को पहचान पाना बड़ा मुश्किल था।
अन्य कमरों की अपेक्षा में यहाँ की हालत थोड़ी बहुत ठीक लग रही थी। हैरान और परेशान विनय वहाँ रुककर सौम्या को होश में लाने का प्रयत्न करने लगा। कुछ देर की कोशिश के बाद सौम्या होश में आ गई थी। होश में आते ही फिर से दहशत उसके चेहरे पर नाच रही थी। बड़ी मुश्किल से विनय ने उसको शांत कराया और उसके बेहोश होने के बाद का सारा घटनाक्रम उसको बताया, जिसे सुनकर वह और भी ज़्यादा डर गई थी। अभी उनको वहाँ रुके हुए कुछ ही समय हुआ था कि उनके कानों में ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे कई जानवर एक साथ मिलकर गुर्रा रहे हों। धीरे धीरे यह आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। सौम्या डर कर विनय से लिपट गई और चीखी, यहाँ से चलो विनय, मुझे बहुत डर लग रहा है। विनय ने सौम्या को संभालते हुए ऊपर देखा तो वह कांप गया। कमरे की दीवारों और छतों पर काले साए रेंगते हुए उनको ही घेर रहे थे और उनके मुंह से ही ये भयंकर आवाज़ें निकल रही थी, यानी एक और नया खतरा। यह भूतिया मकान था या बुरी आत्माओं का अड्डा। उफ, क्या करूं मैं? विनय बुदबुदा उठा। फिर उसने मन ही मन कोई फैसला लिया और सौम्या का हाथ पकड़कर उस कमरे से बाहर की ओर भागा। अभी वह उस दरवाजे को पार करके कुछ ही कदम चले थे कि उनके आगे रास्ते में एक आदमी का शव पड़ा था जो खून से लथपथ था। और जब सौम्या ने करीब से उसका चेहरा देखा तो वह यूं उछल पड़ी जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। आंखें हैरत से फैल गई और उसके मुख से एक चीख निकली, क्योंकि उसके सामने जो लाश पड़ी थी वह विनय की लाश थी। हाँ, यही सच था। और वह पागलों की तरह एक बार लाश को देख रही थी तो एक बार उस विनय को देख रही थी जो उसके साथ था। क्या सचमुच विनय मर चुका था? फिर जो उसके सामने जीता जागता आदमी खड़ा था, क्या वह विनय नहीं था? सौम्या वहीं पर अपने सिर को पकड़कर बैठ गई। सौम्या के चेहरे पर हैरत के कई रंग आ रहे थे। इतने समय से वह जिसके साथ थी, क्या वह विनय नहीं है? क्या विनय सचमुच मर चुका है? मगर यह कब और कैसे हो गया? वह कुछ सोचकर विनय की तरफ पलटी और उसे अजीब सी नज़रों से घूरने लगी। बताओ, कौन हो तुम और क्या तुमने मेरे विनय को मार डाला है? यह कहते हुए उसने चीख कर विनय का गला पकड़ लिया। यह क्या पागलपन है सौम्या? मैं ही तुम्हारा विनय हूँ, झुंझलाहट में विनय ने कहा। यह कोई नया षड्यंत्र है यहाँ की शैतानी आत्माओं का। हमको उनके जाल में नहीं फंसना है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। होश में आओ, पागल मत बनो। यह घर नहीं भूल भुलैया है, शैतानों का गढ़ है यह। अगर तुम सच में मेरे विनय हो तो फिर यह लाश किसकी है जो हमारे सामने पड़ी हुई है, जो हूबहू तुम्हारी जैसी है? इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? सौम्या ने फिर पूछा। कुछ जवाब देने के स्थान पर विनय उस लाश के पास बैठ गया और उसका निरीक्षण सा करने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल विनय के जैसा था। कुछ सोचकर विनय ने उसके चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया और ठीक उसी पल उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी। सौम्या के मुख से चीख निकल गई। विनय भी एकाएक इस दृश्य को देखकर डर गया और कुछ पीछे हट गया। आंखें खोलकर वह हंसने लगा। शैतान की तरह खुखार हंसी थी वह। सौम्या और विनय को यह सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनका दिमाग यह नज़ारा देखकर साए साए कर रहा था। तभी उनके कानों में वही घरघराई सी आवाज़ पड़ी जो पिशाच की ही थी। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, यह महज एक छलावा था जो मैंने तुमको यहाँ उलझाए रखने के लिए तुम्हारे पीछे छोड़ रखा था। जो ही तुमने यहाँ से भागने के लिए दिमाग भिड़ाना शुरू किया, ठीक उसी पल इसने अपना जादू चला दिया और तुम सीधे धड़ाम। ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। पागलों की तरह हंसता हुआ फिर से उनके सामने था वह शैतान जो खुद को पिशाच कहता था।
आधा जला चेहरा, लंबे और टेढ़े मेढ़े दांतों से टपकता लहू, कमर से नीचे का हिस्सा गायब। यह सब चीजें उसे भयानक दिखाने के लिए काफी थी। यह सारा चक्कर इसी शैतान का चलाया हुआ था। यह जानकर हैरत में पड़ गए थे वह दोनों। अगले पल जब विनय की नज़र जमीन पर पड़ी तो वह चौंक गया। वह छलावा अब वहाँ पर नहीं था, बल्कि वहाँ से गायब हो चुका था। यही तुम्हारा विनय है लड़की, मगर कुछ पल के लिए ही, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी मलिका हो। अमावस्या की रात आते ही तुम्हारे इस भौतिक शरीर को मुक्ति दे दूंगा मैं, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। पहली बार दहाड़ा विनय, बस बहुत हो चुकी अब यह आंख मिचोली। कान खोलकर सुन ले तू शैतान, मेरे जीते जी तू सौम्या को छू भी नहीं पाएगा। डरती हुई सौम्या विनय के पीछे छिप रही थी। उस शैतान को देखकर ही उसके जिस्म में डर की एक लहर सी दौड़ जाती थी। भद्दे और कुरूप चेहरे का वह शैतान हंसा। तेरे जीते जी मैं इसको नहीं छू पाऊंगा तो क्या हुआ, तेरे मरने के बाद ही सही। यह कहते हुए उसने विनय की तरफ हाथ उठाकर एक इशारा सा किया। विनय हवा में उड़ता हुआ ऊपर छत से जा टकराया। उसकी आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे नाच उठे और मुख से चीख निकली। यह नज़ारा देखकर सौम्या दहल उठी। वह डर कर रोने लगी, मगर शैतानों के पास दिल कहाँ होता है जो ऐसे किसी के रोने से पिघल जाए। बार बार इधर उधर लहरा कर विनय का जिस्म दीवारों से टकरा रहा था और उसके मुख से दर्दनाक चीखें निकल रही थी। सौम्या यह खौफनाक नज़ारा ज़्यादा देर सहन नहीं कर पाई। चिल्लाने लगी वह, बंद करो ये हैवानियत, मुझे मार डालो लेकिन विनय को छोड़ दो। उसकी बात का फौरन असर हुआ और विनय का जिस्म लहराकर जमीन पर आ गिरा, मगर अब उसमें इतनी ताकत बची नजर नहीं आ रही थी कि वह अपनी टांगों पर भी खड़ा हो पाता। हंसा पिशाच, हैवान तो हैवानियत ही करेगा और इसके सिवा उसको भाता ही क्या है। ठीक है, मैं तेरे प्यार को नहीं मारूंगा, बल्कि किसी और को इसे मारने का मौका दूंगा। अब इस भूतिया घर में घुसपैठ करने की सजा तो भुगतेगा ही ये। ऐसा कहकर वह शैतान फिर से जोर जोर से हंसने लगा। चलो अब मैं तुमको तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने का इंतजाम शुरू कर दूं। इसका अंजाम तो अब कोई और तय करेगा। इसी के साथ सौम्या के आसपास काले साए मंडराने लगे और उनकी गिरफ्त में फंसा उसका शरीर वहां से ओझल होने लगा। विनय मुझे बचाओ, वह चीख रही थी, रो रही थी। विनय उठने का प्रयास कर रहा था। उसका शरीर लहूलुहान हुआ था, मगर हौसले नहीं। उसने अपने इष्ट देव का नाम लिया और अपने कदमों पर खड़ा हो गया, मगर वह नहीं जानता था कि उसके ठीक पीछे एक डरावनी चुड़ैल एक बच्चे का कटा सिर हाथ में लिए हुए प्रकट हो रही थी। उसके दूसरे हाथ में खून से सनी तलवार थी। उसका निशाना था विनय, जो वहाँ पर उसकी मौजूदगी से बिल्कुल अनजान था। उसकी बेचैन नज़रें तो सौम्या को तलाश रही थी, जो अब वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी। अपनी चीखों के साथ वह भी जैसे कहीं विलीन हो गई थी। लूटा पिटा विनय वहाँ हैरान और परेशान होकर खड़ा था। ठीक उसी पल उसके पीछे खड़ी चुड़ैल का तलवार वाला हाथ विनय पर वार करने के लिए घूमा।